Good morning, all of you. Today our topic of discussion is filtration. हमारे लास्ट के वीडियो में जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी जिसका जो पार्ट वन ए था उसमें हमने पढ़ा था कि फिल्ट्रेशन होता क्या है, कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं फिल्ट्रेशन में और क्या क्या मेथड है जिसके थ्रू हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, फैक्टर्स कौन से हैं जो हमारे इसको अफेक्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि थ्योरी क्या है फिल्ट्रेशन की, कौन सी थ्योरी पे ये वर्क करता है। इसके अंदर हमारी तीन थ्योरीज आती है मेनली। पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन होता क्या है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा फ्लो ऑफ लिक्विड है, जैसे हमारा लिक्विड जब फ्लो करता है हम फिल्टर करते हैं तो उस टाइम पे जो लिक्विड फ्लो करता है तो वो हमारा बेसिक रूल गवर्न करता है कि वो एक स्ट्रीम लाइन फ्लो से स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। उसका स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में चलता रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ फ्लो है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेसिस्टेंस। रेट ऑफ फ्लो को हम वॉल्यूम पर यूनिट टाइम से डिनोट करते हैं डीवी अपॉन dt। यहाँ पे जो हमने कहा है कि ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो ड्राइविंग फोर्स होता क्या है। ड्राइविंग फोर्स होता है प्रेशर अपस्ट्रीम माइनस प्रेशर डाउनस्ट्रीम। प्रेशर अपस्ट्रीम क्या है, जब आपका फिल्टर मीडियम, जिस टाइम पे आप फिल्टर कर रहे हो और आपने फिल्टर मीडियम लगा रखा है, फिल्टर पेपर लगाया हुआ है जहां से आप फिल्टर करोगे, तो उस फिल्टर पेपर के ऊपर का जो प्रेशर है उसको हम प्रेशर अपस्ट्रीम कहते हैं और उससे नीचे जो प्रेशर है उसको प्रेशर डाउनस्ट्रीम कहते हैं। जब आप अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम को माइनस करोगे तो हमारा वो क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है। ड्राइविंग फोर्स का मतलब है कि कितने प्रेशर से आप लिक्विड को फिल्टर कर रहे हो। नेक्स्ट ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है हमारा वो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे सॉलिड डिपॉजिट होता रहता है आपके फिल्टर पेपर पे वैसे वैसे ये इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। इसीलिए जो हमारा फिल्ट्रेशन है वो स्टेडी स्टेट नहीं है। इसको हम फिल्ट्रेशन को स्टेडी स्टेट नहीं कह सकते। जो रेट ऑफ फ्लो है विल बी ग्रेटेस्ट एट द बिगनिंग ऑफ फिल्ट्रेशन। जिस टाइम पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपने कैरिड आउट करना शुरू किया है उस टाइम पे जो रेट ऑफ फ्लो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है वो कम होता है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे आपने रजिस्टर फिल्टर करना शुरू किया, फिल्टर में क्या करते हैं हम, लिक्विड को सॉलिड से सेपरेट आउट करते हैं। तो लिक्विड नीचे डिपॉजिट होता रहता है, सॉलिड ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर डिपॉजिट होता रहता है। तो जो सॉलिड डिपॉजिट होना स्टार्टिंग के टाइम पे सॉलिड वहां पर नहीं है, फिल्टर पेपर के ऊपर सॉलिड नहीं है, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, लिक्विड एज सच फिल्टर होता जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैरिड आउट होता रहता है, चलता रहता है, वैसे वैसे क्या होता है, फिल्ट्रेशन जो सॉलिड केक जो है फिल्टर पेपर के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सॉलिड केक डिपॉजिट होता रहता है वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस जो है फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए वो बढ़ता चला जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो कम हो जाता है हमारा। यही जो मैंने आपको बताया इसको इन्होंने डायग्रामेटिक वे से एक्सप्रेस किया है। यहाँ पे अपस्ट्रीम प्रेशर को हमने P1 से डिनोट किया है, डाउनस्ट्रीम को P2 से। ये सरफेस एरिया है जो आपकी कैपिलरी है या फिर जो आपके फिल्टर पेपर है उसका सरफेस एरिया है। एल जो है लेंथ है। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी भी आपके डायरेक्टली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करती है। जितना ज्यादा विस्कस आपका लिक्विड होगा उतना आपका रेट ऑफ फ्लो जो है कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ फ्लो जो है विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि तीन इक्वेशन होती है। सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन आती है वो है हमारी पोसिलिस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, पोसिलिस कंसीडर दैट फिल्ट्रेशन इज सिमिलर टू द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड। पोसिलिस क्या कहता है कि जो हमारा फिल्ट्रेशन है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है लिक्विड का उसके बराबर होता है, उसके जैसे ही होता है। थ्रू द कैपिलरीज, कैपिलरीज से हम इसको पास आउट करें अंडर प्रेशर तब की बात कर रहे हैं। अगर हम लिक्विड को कैपिलरीज से पास कर रहे हैं अंडर प्रेशर तो जो फ्लो ऑफ लिक्विड होगा वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के बराबर होगा, सिमिलर होगा। तो इसने अपनी एक इक्वेशन बनाई थी जिसको इसने कैसे एक्सप्रेस किया था, v इज इक्वल टू पाई डेल्टा पी R4/8 L ईटा। यहाँ पे v क्या डिनोट करता है, रेट ऑफ फ्लो, जो हमें निकालना है कि किस रेट से हमारा लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है। डेल्टा पी क्या है, प्रेशर डिफरेंस है, जो भी हमने पीछे बताया था कि ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, प्रेशर अपस्ट्रीम माइनस प्रेशर डाउनस्ट्रीम। वो क्या है, हमारा प्रेशर डिफरेंस होता है जिसको हमने डेल्टा पी से डिनोट किया। आर क्या है, रेडियस है कैपिलरी का। एल थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक, जो सॉलिड इकट्ठा हो रहा है वहां पे फिल्टर पेपर के ऊपर जो सॉलिड जमा हो रहा है उसकी थिकनेस है कि कितना सॉलिड वहां पे इकट्ठा हुआ है। ईटा विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट, अभी मैंने आपको बताया था कि विस्कोसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो जो टर्म ऊपर है जैसे डेल्टा पी और आर है, तो डेल्टा पी क्या है, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ फ्लो इंक्रीज होगा।
और आर क्या है, हमारा रेडियस है। जितना ज्यादा रेडियस होगा आपका फिल्टर पेपर का, उतना ही ज्यादा आपका रेट ऑफ फ्लो होगा। जबकि जो नीचे वाली टर्म है जैसे एल और ईटा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। V is inversely proportional to thickness of filter cake and viscosity. ये थी हमारी पोस्टोलिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारी डार्सीज इक्वेशन। अब डार्सी इक्वेशन क्या कहती है, इसने कहा था पोस्टोलिस लॉ assumed that the capillaries found in the filter are highly irregular and non यूनिफॉर्म। जो डार्सी इक्वेशन क्या कहती है कि जो पोस्टोलिस ने कहा था कि जो हमारे फ्लो ऑफ लिक्विड है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, ये कहता है कि ऐसा नहीं होता, वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं करता हमारा। वो क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा रेट ऑफ फ्लो होता है, जो फ्लो लिक्विड फ्लो करता है, वो कैसा होता है, इरेगुलर और नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्यों होता है, इसने क्या अपने लिए वो इसने कैसे ये प्रूव किया था, जैसे जैसे सॉलिड केक जो है फिल्टर पेपर के ऊपर डिपॉजिट होता रहता है, वैसे वैसे जो है आपका रेजिस्टेंस जो है बढ़ता चला जाता है। अब फिल्टर केक जो है सॉलिड डिपॉजिट हुआ है उसके ऊपर, तो उससे क्या होगा, उन सॉलिड के बीच में जितना लिक्विड को फ्लो करने का स्पेस मिलेगा, वहीं से लिक्विड जो है फ्लो होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेट ही आता, सीधा नीचे आता है। वो जहां जहां से उसको फिल्टर सॉलिड से स्पेस मिलता है फ्लो होने का, वहां से वो फ्लो होता है। तो इसीलिए इसने कहा कि जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो क्या होता है, इरेगुलर एंड नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन थी वो क्या थी, V इज इक्वल टू के ए डेल्टा पी अपॉन ईटा एल। बाकी सारी टर्म तो पोस्टोलिस इक्वेशन वाली ही है, वो ही सेम है, बट इसके अंदर चेंज क्या है, के और ए। के क्या है, परमेबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ केक। ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ पोरस बेड। तो ये क्या कहता है कि परमेबिलिटी क्या होता है कि आपको परमिशन दे रहा है कि नहीं, जैसे फिल्टर के एक डिपॉजिट हुआ है हमारे फिल्टर मीडियम के ऊपर, तो वो फिल्टर के एक लिक्विड को पास होने के लिए परमिशन दे रहा है कि नहीं, उसे कहते हैं परमेबल। अगर परमिशन दे रहा है, अपने अंदर से पास होने दे रहा है लिक्विड को, दैट इज वो क्या है, परमेबल है, उसके लिए लिक्विड को परमेबल है। बट अगर वो पास नहीं होने देता तो आपका फिल्टर केक क्या है, नॉन परमेबल। तो जितना ज्यादा फिल्टर केक आपके लिक्विड को पास होने देगा, परमेबल होगा आपके लिक्विड के लिए, उतनी ज्यादा आपका रेट ऑफ फ्लो होगा। इसीलिए ये ऊपर लिखा गया है V इज इक्वल टू के ए डेल्टा पी। तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परमेबिलिटी कोफिशिएंट के। जितनी ज्यादा परमेबिलिटी होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ फ्लो होगा। और ये किस पे डिपेंड करता है, पोरोसिटी पे, कि पोर साइज कैसा है, जो केक डिपॉजिट हुआ है उसका पोर साइज कितना है, सरफेस एरिया कितना है, और कंप्रेसिबिलिटी कितनी है उसकी। इन चीजों पे आपका परमेबिलिटी कोफिशिएंट डिपेंड करता है। ये थी आपकी डार्सीज इक्वेशन। नेक्स्ट है आपकी जो लास्ट इक्वेशन है इसकी, कोजेनी कारमन केसी इक्वेशन। इसको हम केसी इक्वेशन से भी डिनोट करते हैं, कई बार पेपर में केसी इक्वेशन के नाम से भी आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोजेनी कारमन इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसने अपनी क्या इक्वेशन दी थी, V इज इक्वल टू ए अपॉन ईटा एस स्क्वेयर इंटू डेल्टा पी अपॉन के एल इंटू एप्सिलॉन क्यू अपॉन 1 - एप्सिलॉन का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे ए सेम है सरफेस एरिया, ईटा विस्कोसिटी है, एस क्या है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया है पार्टिकल्स का। जो पार्टिकल डिपॉजिट हो रहे हैं फिल्टर, सॉलिड केक डिपॉजिट हो रहा है फिल्टर पेपर के ऊपर, उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया है कि कितना सरफेस एरिया वहां पे डिपॉजिट हुआ है। उसके बाद है डेल्टा पी, क्या है आपका प्रेशर डिफरेंस है, कि कितना आपका प्रेशर डिफरेंस वहां पे आ रहा है, अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम, किस प्रेशर से आप उसको कितना प्रेशर से आप लिक्विड को डाल रहे हो उसके अंदर, फिल्टर कर रहे हो। के क्या है, कोजेनी कांस्टेंट है, जिसको हम यूजुअली 5 लेते हैं। कोजेनी कांस्टेंट के अंक को नंबर्स में न्यूमेरिक टर्म्स में लिखते हैं हम, जिसको 5 लिखते हैं। एल क्या है, यहाँ पे वही लेंथ है आपकी। अब नई टर्म जो यहाँ पे आई है वो क्या है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू पोरोसिटी ऑफ केक। पोरोसिटी ऑफ केक का मतलब क्या है कि आपका जो केक डिपॉजिट हुआ है उनका पोर साइज कितना है, या पोर साइज जो आपका सॉलिड केक वहां पे डिपॉजिट हुआ है उनके बीच में कितना पोर साइज जो है बचा हुआ है, कि जिससे फिल्टर जो है नीचे, फिल्टर फ्लो जो लिक्विड है वो नीचे फ्लो कर सके। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू पोरोसिटी ऑफ केक, S is equal to specific surface area of particles comprising the cake, K is equal to Cozzeni constant, जिसको हम 5 लेते हैं।
बाकी टर्म्स जितनी भी हैं वो सारी आपकी पिछली वाली हैं, जो डार्सीज इक्वेशन और पोजलिस इक्वेशन में आपने पढ़ी है, बाकी सारी टर्म्स वही है। अब यहाँ पर आपका थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। पार्ट ए में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, पार्ट बी में हमने थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट पार्ट सी होगा उसमें हम पढ़ेंगे इक्विपमेंट्स यूज फॉर फिल्ट्रेशन, कि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो हैं वो हम यूज करते हैं। अब इसके अंदर सिलेबस में हमारे मेन दो इक्विपमेंट है जो मेनली हमने पढ़ने हैं, वो है आपके सिंटर्ड फिल्टर एंड मेम्ब्रेन फिल्टर। इनके बारे में हम पार्ट सी में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।